हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग इलेक्ट्रिक चार्जेज एंड फील्ड्स के थर्ड लेक्चर में डिस्कस करने वाले हैं मेथड ऑफ चार्जिंग। मतलब चार्जिंग करने के कुल कितनी मेथड्स है। तो यहाँ पे मेथड ऑफ चार्जिंग में हम लोग ये देखेंगे कि इसमें मेन रूप से 3 टाइप से हम लोग चार्जिंग कर सकते हैं, यानी कि चार्ज करने की 3 मेथड्स है। पहली मेथड है आपका जिसको हम लोग बोलते हैं फ्रिक्शन मेथड से हम लोग चार्जिंग कर सकते हैं। दूसरी मेथड है कंडक्शन और जो तीसरी मेथड है उसको हम लोग कहते हैं इंडक्शन। तो यहाँ पे हम लोग देखा कि किसी भी सब्सटेंस को चार्ज करने के लिए हम लोग ये 3 टाइप के मेथड इस्तेमाल कर सकते हैं। पहला है फ्रिक्शन, दूसरा है कंडक्शन और तीसरा है इंडक्शन। फ्रिक्शन में क्या करते हैं हम लोग कि किसी भी 2 सब्सटेंस को आपस में रब करते हैं जिससे कि वो चार्ज हो जाता है। दूसरे में कंडक्शन है। कंडक्शन का मतलब होता है दोनों को एक कांटेक्ट में लाने से वो चार्जिंग होती है। जबकि थर्ड है इंडक्शन। इंडक्शन का मतलब होता है कि बिना टच में लाए, बिना कांटेक्ट में लाए ही उसको हम लोग चार्ज कर सकते हैं। तो एक्चुअली इंडक्शन में 2 मेथड हम लोग सीखेंगे कि इंडक्शन में 2 तरीके से हम लोग किसी भी सब्सटेंस को चार्ज कर सकते हैं। तो चलिए 1 बाय 1 हम लोग देखते हैं कि फ्रिक्शन के द्वारा, कंडक्शन के द्वारा और इंडक्शन के द्वारा किस तरीके से हम लोग चार्ज कर सकते हैं सब्सटेंस। फ्रिक्शन मेथड। फ्रिक्शन मेथड में जैसे मान लीजिए कि कोई भी 2 ऑब्जेक्ट है और दोनों ऑब्जेक्ट यदि वैसे हम देखें तो नेचुरली क्या होता है, वो न्यूट्रल होते हैं। लेकिन यदि उनको रब कर दिया जाए आपस में तो वो चार्ज होते हैं। जैसे मान लीजिए कि हमने एक ग्लास रॉड लिया है और ये जो है क्या है, यह एक ग्लास रॉड है। अब यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये दोनों ही क्या है, अनचार्ज है। दोनों ही चार्ज नहीं है, अनचार्ज। ये दोनों ही अनचार्ज है। लेकिन जैसे ही सिल्क क्लॉथ से अगर इस ग्लास रॉड को रब कर दिया जाए, इसको रगड़ दिया जाए, तो ये दोनों पे कुछ चार्ज आ जाते हैं। और वो चार्ज किस टाइप का चार्ज आता है उसको हम लोग देखते हैं। जैसे मान लीजिए कि अगर इसको मैं इसकी हेल्प से रब करता हूँ, तो जैसे मान लीजिए कि ये अपना सिल्क क्लॉथ था और इसको आपने रब कर दिया, ग्लास रॉड को आपने रब कर दिया इसको, और रब करने से क्या हुआ कि कुछ इलेक्ट्रॉन इसे ग्लास रॉड से निकल करके किसमें चले जाते हैं, सिल्क क्लॉथ में चले जाते हैं। कुछ इलेक्ट्रॉन ग्लास रॉड से निकल करके सिल्क क्लॉथ में चले जाते हैं। तो जैसे ही इससे इलेक्ट्रॉन निकलते हैं, तो जिस आप जानते हैं कि जिस मेटल से इलेक्ट्रॉन निकलते हैं या जिस मटेरियल से, जिस सब्सटेंस से इलेक्ट्रॉन निकलते हैं उस पर एक पॉजिटिव चार्ज आता है और जो इलेक्ट्रॉन को रिसीव कर लेता है उस पर क्या आता है, उस पर निगेटिव चार्ज आ जाता है। तो यहाँ पे हम लोगों ने ये देखा कि जैसे ही हमने इसको रब किया तो रब करने से क्या हुआ, रब करने से इस पर चार्जिंग आ गई। और चार्ज कैसा हुआ, तो यहाँ पे हम लोगों ने देखा कि जो ग्लास रॉड था, ग्लास रॉड पे पॉजिटिव चार्ज आ गए और जो सिल्क क्लॉथ था, सिल्क क्लॉथ पे निगेटिव चार्ज आ गया। तो इसको हम लोग इस तरह दिखा सकते हैं कि यहाँ पे ये पॉजिटिव चार्ज हुआ क्योंकि इसमें से इलेक्ट्रॉन क्या हुए थे, आउट हुए थे। और इलेक्ट्रॉन कहाँ पे चला गया था, तो इलेक्ट्रॉन चले गए थे किस पे, इस सिल्क क्लॉथ में। तो सिल्क क्लॉथ क्या हो गया, निगेटिव चार्ज हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोगों ने देखा कि ऐसे तो जनरली क्या था, दोनों ही न्यूट्रल दिख रहे थे। लेकिन जैसे ही हमने यहाँ पर रब किया, यहाँ पे इन दोनों को क्या किया, फ्रिक्शन कराया गया। यहाँ पे ये फ्रिक्शन हुआ
अब फ्रिक्शन होने के बाद से ये दोनों ही चार्ज हो गए। क्या चार्ज हुआ? तो ये हो गया आपका पॉजिटिव चार्ज हो गया, और ये क्या हो गया? ये निगेटिव चार्ज हो गया, ठीक है। तो इस मेथड को हम लोग कौन सा मेथड कहते हैं? इस मेथड को कहेंगे फ्रिक्शन मेथड, चार्जिंग बाई फ्रिक्शन मेथड। अब हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कंडक्शन में क्या होता है कि जब भी, अच्छा एक चीज़ और, यहाँ पे क्यों ऐसा हुआ था? तो हमने इलेक्ट्रॉन को क्या किया, इलेक्ट्रॉन इसमें ट्रांसफर कर दिया था। मतलब सिल्क रॉड, ग्लास रॉड से क्या होता, इलेक्ट्रॉन जो है सिल्क रॉड में आ गए थे, और अब ये चार्ज ये दोनों ही ऑब्जेक्ट क्या हो गए? चार्ज हो गए। चलिए अब हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कंडक्शन क्या होता है? देखिए, चार्जिंग बाय कंडक्शन मेथड, सेकेंड मेथड। कंडक्शन, इसे मान लीजिए कि कोई भी दो हमने स्फीयर लिया है, मेटल स्फीयर लिया है, या कोई भी दो स्फीयर लिया है। एक स्फीयर ऑलरेडी चार्ज है और दूसरा स्फीयर अनचार्ज। मान लीजिए कि यहाँ पे हमने दो स्फीयर लिया, पहला स्फीयर ये है और दूसरा स्फीयर यहाँ पे हमने लिया। पहला स्फीयर जो है ऑलरेडी चार्ज है, इस पर मान लीजिए कि पॉजिटिव चार्ज है, कोई भी चार्ज हो सकता है। मान लीजिए कि इस पर पॉजिटिव चार्ज है, ये चार्ज है, और ये क्या है? अनचार्ज है, ये फर्स्ट सिचुएशन है। और आप चाहते हैं कि ये भी चार्ज हो जाए, तो इसको चार्ज करने के लिए हम क्या करेंगे? इसे स्फीयर को मैं इसे कांटेक्ट में लेके आता हूँ। तो ये सेकेंड सिचुएशन में हम लोग ये देखेंगे कि मान लीजिए कि जो पहली स्फीयर थी जो ऑलरेडी चार्ज थी, ऐसे पॉजिटिव चार्ज था, और इसके कांटेक्ट में मैं ला दिया सेकेंड स्फीयर को मैं कांटेक्ट में लाया। अब यहाँ से हुआ क्या? ये क्या करेगा कि ऑलरेडी ये तो पहले से ही पॉजिटिव चार्ज था, ये पॉजिटिव चार्ज था। अब इसमें क्या हुआ कि इसके जो निगेटिव चार्ज है, निगेटिव चार्ज को क्या करा इसने? अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लिया, निगेटिव चार्ज को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लिया, और जो पॉजिटिव चार्ज है उनको रिपेल करके इसके दूसरे सरफेस पे ले गया। तो यहाँ पे क्या हो रहा है? यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स जो है ट्रांसफर हो गए। जैसे मान लीजिए कि यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकल कर किधर आ जाएंगे? इधर, मतलब इसमें से इलेक्ट्रॉन निकलेगा, इलेक्ट्रॉन निकल कर किधर आ जाएंगे? क्योंकि ये पॉजिटिव चार्ज है, तो इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा? अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेगा, और जो इसमें पॉजिटिव चार्ज थे उनको रिपेल करके क्या करेगा? इनको रिपेल करके इस दूसरे वाले सरफेस पे, मतलब इस तरफ क्या आ जाएगा? ये पॉजिटिव चार्ज इस वाले सरफेस पे आ जाएंगे, और जो निगेटिव चार्ज थे उनको ये अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लिया। अब इन दोनों को फिर हमने क्या करा? सेपरेट कर दिया, थर्ड पोजीशन में इन दोनों स्फीयर्स को इस तरह से सेपरेट कर दिया गया। सेपरेट करने से क्या हुआ कि यहाँ पे ये दोनों ही अलग अलग हो गए। अब ये वाला जो स्फीयर है, इस पर भी पॉजिटिव चार्ज हो गया, और इस पर भी क्या है? इस पर ऑलरेडी पॉजिटिव चार्ज था। ये इसमें से कुछ पॉजिटिव चार्ज की जो संख्या होगी वो थोड़ी सी कम होगी। क्यों कम होगी? क्योंकि यहाँ से जो इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं वह इलेक्ट्रॉन इसमें से कुछ पॉजिटिव चार्ज को क्या करेंगे? कैंसिल करेंगे। तो इसमें ये क्या हो जाएगा? ये थोड़ा सा इसमें पॉजिटिव चार्ज डिक्रीज होगा, बट रहेगा पॉजिटिव चार्ज, और इस पर भी क्या होगा? इस पर भी ये पॉजिटिव चार्ज रहेगा। मीन्स अब ये दोनों ही स्फीयर्स क्या हो गए? ये पॉजिटिव चार्ज हो गए। तो बोथ चार्ज, ये दोनों ही स्फीयर क्या हो गए? चार्ज हो गए। इस मेथड को हम लोग कहते हैं कंडक्शन, चार्ज बाई कंडक्शन में। जैसे यहाँ पे हमने दोनों स्फीयर को मैं कांटेक्ट में लेके आया था, लेकिन इंडक्शन में दोनों स्फीयर को या किसी भी ऑब्जेक्ट को हम कांटेक्ट में नहीं लाते हैं, बिना कांटेक्ट में लाए ही उसको चार्ज किया जाता है। तो चलिए देखते हैं किस तरह से बाई इंडक्शन किसी भी दो सब्सटेंस को चार्ज किया जाता है। थर्ड मेथड है
इंडक्शन। जैसे कि हम लोग समझ सकते हैं कि इंडक्शन में जैसे मान लीजिए कि कोई एक सब्सटेंस है जो चार्ज नहीं है, तो चार्ज नहीं तो हम लोग उसको किस तरह से चार्ज करेंगे। देखिए जैसे मान लीजिए हमारे पास एक ये स्फीयर है जो कि चार्ज नहीं है और मैं चाहता हूँ कि ये चार्ज हो जाए, तो ये चार्ज किस तरीके से होगा उसको हम लोग देखते हैं। एक इसके पास में बिल्कुल उससे हमें टच नहीं कराना है, उसके नियर बाई एक कोई दूसरा चार्ज पार्टिकल लेके आना है, चार्ज पार्टिकल या चार्ज सब्सटेंस लेके आना है। जैसे मान लीजिए कि मैं इसके पास में लेके आ गया एक ग्लास रॉड, ये कोई भी एक रॉड लेके आया और यह जो रॉड है या मान लीजिए कि ये पॉजिटिव चार्ज है। आप कोई भी चार्ज ले सकते हैं, कोई जरूरी पॉजिटिव रहेगा। आप इस पर कोई चार्ज जैसे मान लीजिए कि मैंने मान लिया ये पॉजिटिव चार्ज है और इसको मैं इसके पास में लेके आया। पास में लेके आने से क्या होगा कि जो इस मटेरियल में, इस सब्सटेंस में जो भी निगेटिव चार्ज है उनको ये अपनी तरफ क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। क्योंकि ऑलरेडी हम जानते हैं अनलाइक चार्जेज एक दूसरे को क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। तो इसके जो निगेटिव चार्ज होंगे वह इस स्फीयर के लेफ्ट साइड वाले सरफेस पे आके इकट्ठे हो जाएंगे। इधर क्या होंगे, इधर आकर के इकट्ठे हो जाएंगे। ऐसा क्यों होगा, क्योंकि इसके पास में क्या है, पॉजिटिव चार्ज है। तो पॉजिटिव चार्ज निगेटिव चार्ज को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेगा और जो इसके पॉजिटिव चार्ज होंगे वह इन पॉजिटिव चार्ज के रिपेल होने की वजह से यह दूसरे सरफेस पे मीन्स इधर आकर के इकट्ठे हो जाएंगे, दूसरे सरफेस पे आके इकट्ठे हो जाएंगे। अब हम ये फर्स्ट सिचुएशन है। सेकेंड सिचुएशन में हम लोग ये देख रहे हैं कि जैसे ये मैंने रॉड लेके आया था और रॉड लेके आने की वजह से क्या हुआ, इस स्फीयर में जो चार्ज आया वह चार्ज पोलराइज हो चुका है। पोलराइज होकर के इस वाले सरफेस पे निगेटिव और इसके दूसरे वाले सरफेस पे ये पॉजिटिव चार्ज इकट्ठा हो गया है। लेकिन जैसे ही इस रॉड को मैं फिर दूर करूँगा, हटाऊँगा, तो ये क्या हो जाएगा, ये फिर दोबारा ये रीडिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे और ये जो है पार्टिकल जो है या ये जो सब्सटेंस है वह क्या हो जाएगा, न्यूट्रल हो जाएगा। इसको चार्ज करने के लिए आप क्या करते हैं, इसको अर्थ कर देते हैं, इसको ग्राउंडेड कर देते हैं। ग्राउंडेड जैसा कि हम लोग जानते हैं कि ग्राउंड जो होती है, अर्थ जो होती है, वह चार्ज का सी कहलाता है या वसील कहलाती है। ठीक है, तो यहाँ से क्या होगा कि अर्थ से इलेक्ट्रॉन निकल कर, क्योंकि ये जो पॉजिटिव चार्ज है यह पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन को क्या करेंगे, अपनी तरफ अट्रैक्ट करेंगे। ये इलेक्ट्रॉन को तो अट्रैक्ट नहीं कर पाए क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन क्या है, इस पॉजिटिव चार्ज की वजह से ये इनके कांटेक्ट में आ चुके हैं। लेकिन अर्थ से जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं वह क्या होंगे, इस अर्थ के थ्रू इलेक्ट्रॉन आएंगे और ये इलेक्ट्रॉन बारी बारी से इस पॉजिटिव चार्ज को क्या करेंगे, कैंसिल कर देंगे। कैंसिल करने से क्या होगा, ये जितने भी पॉजिटिव चार्ज है वो कैंसिल हो जाएगा और इस ऑब्जेक्ट पे अब अगर फिर इनको हम लोग इस तरीके से दूर दूर कर देते, वैसे ही कांटेक्ट में नहीं है, लेकिन इसका जैसे ही पॉजिटिव चार्ज खत्म होता है तब क्या होगा, ये जो ऑब्जेक्ट है थर्ड सिचुएशन में जो ऑब्जेक्ट दी गई है, यह ऑब्जेक्ट का पॉजिटिव चार्ज रिमूव होने की वजह से अब इस पर सिर्फ किस चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा या कौन सा चार्ज सिर्फ सेव हो जाएगा। तो जैसा कि आपको समझ में आ रहा होगा कि अब सिर्फ इसमें निगेटिव चार्ज ही बचेगा। इसका मतलब ये हो गया है कि ये ऑब्जेक्ट जो है चार्ज हो चुका है और इस पर चार्ज कौन सा है, तो निगेटिव चार्ज। ठीक है बेटा, तो इस तरीके से आप ये कर सकते हैं कि बाय इंडक्शन किसी भी दो ऑब्जेक्ट को बिना कांटेक्ट में लाए ही हम उसको चार्ज कर सकते हैं। ये इसमें दो मेथड थी, इसमें ये सबसे पहली मेथड है। अब इसकी दूसरी मेथड को भी हम लोग डिस्कस करेंगे। अब एक चीज़ आपसे क्वेश्चन ये राइज होता है कि अगर मैं इस ऑब्जेक्ट को चाहता कि ये ऑब्जेक्ट क्या हो, निगेटिव चार्ज हो, ये ऑब्जेक्ट क्या हो, निगेटिव चार्ज। अच्छा, एक काम करते हैं, ये आपको अभी तो नहीं दिख रहा होगा कि ये पहले से कैसा था, ये अनचार्ज था। तो एक काम करिए, इसको आप ये हटा दो, ये अभी चार्ज को हटा दो। दूसरी सिचुएशन में मैंने बताया कि ये जैसे ही कांटेक्ट मिलाए
कि ये इसके चार्ज जो है पोलराइज हो चुके हैं। अब सब सही है, अब समझ में आ रहा होगा कि ये अनचार्ज है। क्या है? अनचार्ज है, अनचार्ज है। तो यहाँ पे आपने ये देखा कि बिना कांटेक्ट मिलाए इसको मैंने चार्ज कर लिया। कौन से चार्ज हुआ? तो निगेटिव चार्ज हुआ। अब अगर आप ये चाहते हैं कि ये ऑब्जेक्ट जो है पॉजिटिवली चार्ज हो जाए, तो आपको क्या करना होगा कि जिस चार्ज ऑब्जेक्ट को आप इसके नियर बाई लेके आए थे, यह चार्ज ऑब्जेक्ट क्या होना चाहिए? निगेटिव चार्ज होना चाहिए। जैसे ये निगेटिव चार्ज होगा तो इसके जो पॉजिटिव चार्ज हैं वह पोलराइज होकर के इस निगेटिव चार्ज की तरफ आ जाएंगे, यानी कि पॉजिटिव चार्ज इस सरफेस पे आएगा और निगेटिव चार्ज कहाँ चले जाएंगे? दूसरे सरफेस चले जाएंगे। जैसे इसको ग्राउंडेड करते हैं तो जो ये इलेक्ट्रॉन फ्री है, अब ये इलेक्ट्रॉन फ्री है, वह अर्थ के अंदर चले जाएंगे और इसमें सिर्फ क्या बच जाएगा? पॉजिटिव चार्ज। जैसे ही अर्थ को मैं रिमूव करता हूँ, अर्थ से उसको डिस्कनेक्ट करता हूँ, तो ये पूरा जो चार्ज होगा, जो कि यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज हो चुका है, तो ये इस ऑब्जेक्ट पर पॉजिटिव चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। ठीक है। अब इसमें हम लोग इसकी दूसरी मेथड सीखते हैं कि अगर कोई भी दो ऑब्जेक्ट हमने लिया है और दोनों ऑब्जेक्ट यदि अनचार्ज है, तब हम कैसे चार्ज करेंगे उसको। देखिए, एक मेथड में हम लोग देखेंगे कि जैसे मान लीजिए कि एक ऑब्जेक्ट लिए है और दूसरा ऑब्जेक्ट लिए है और दोनों ही ऑब्जेक्ट क्या हैं? अनचार्ज है। ये अनचार्ज का सिचुएशन है, लेकिन मैं इन दोनों को ही चार्ज करना चाहता हूँ। तो दोनों को चार्ज करने के लिए क्या करेंगे? सेकेंड सिचुएशन में कोई एक ऑब्जेक्ट लेकर आएंगे और इन दोनों ऑब्जेक्ट को कांटेक्ट में ला लेंगे। इन दोनों को, जब ये दोनों अनचार्ज है तो ये दोनों अगर कांटेक्ट में आते भी हैं तो कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा, फिर भी चार्ज नहीं हो पाएंगे, क्योंकि दोनों में से कोई भी चार्ज नहीं है। तो ये दोनों अनचार्ज है, दोनों को हमने कांटेक्ट में ला दिया है। और साथ में अब यहाँ पे कोई एक चार्ज ऑब्जेक्ट मैं लेके आता हूँ। यह चार्ज ऑब्जेक्ट आप कुछ भी ले सकते हैं, पॉजिटिव या निगेटिव, दोनों में से आप जो मर्जी आपकी आप ले सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे हमने कोई एक पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल लेके आया है, ये पॉजिटिव चार्ज लेके आया। इस पॉजिटिव चार्ज की वजह से इसके कांटेक्ट नहीं, ये ध्यान रखना है, क्योंकि ये इंडक्शन पढ़ रहे हैं, इंडक्शन में एक दूसरे के कांटेक्ट में नहीं लाते हैं। तो यहाँ पे जैसे ही पॉजिटिव चार्ज आया, ये पॉजिटिव चार्ज इस पूरे ऑब्जेक्ट पे जो निगेटिव चार्ज है उसको अपनी तरफ क्या करने लगा? अट्रैक्ट करने लगा। और अट्रैक्ट करके यहाँ से इस वाले सरफेस पे क्या आ गए? निगेटिव चार्ज आ गए। और रिपल्सन की वजह से जो पॉजिटिव चार्ज है वह इसके दूसरे वाले सरफेस पे आ गए। इस सरफेस पे क्या आ गए? पॉजिटिव चार्ज आ गए। अब अगली सिचुएशन में क्या करेंगे? इन दोनों ऑब्जेक्ट को सेपरेट कर देते हैं। जैसे मान लीजिए कि थर्ड सिचुएशन में ये तो ऑलरेडी हमारे पास है, ये अलग ही है, इसमें आप देख सकते हैं कि इसको टच नहीं कराया गया है। अब इन दोनों ऑब्जेक्ट को भी हमने क्या कर दिया? यहाँ से सेपरेट कर दिया। ये तो ऑलरेडी सेपरेट था ही, इसे पॉजिटिव चार्ज था, बट जो दोनों ये स्फीयर थे, जिसमें एक स्फीयर के एक सरफेस पर निगेटिव चार्ज, दूसरे स्फीयर के दूसरे सरफेस पे पॉजिटिव चार्ज आ चुके हैं। जैसे ही हमने सेपरेट किया तो फर्स्ट स्फीयर और सेकेंड स्फीयर ये दोनों ही हमें ये समझ आया कि दोनों ही चार्ज हो चुके हैं। फर्स्ट वाला जो स्फीयर है ये निगेटिव चार्ज हो चुका है, जबकि सेकेंड वाला स्फीयर ये पॉजिटिव चार्ज हो चुका है, ये पॉजिटिव चार्ज हो चुका है। ठीक है। और ये दोनों ही ऑब्जेक्ट क्या हो चुके हैं? चार्ज हो चुके हैं। ठीक है। तो ये मेथड थी थर्ड, जिसके थ्रू हम लोग किसी दिए गए दो ऑब्जेक्ट्स को हम लोग चार्ज कर सकते हैं। तो आप लोगों को एक चीज़ समझ में आ गया होगा कि चार्जिंग कितने टाइप से होती है, यानी कि चार्जिंग की मेथड कितने टाइप की है। इसमें हम देख रहे हैं 3 टाइप की चार्जिंग होती है। 3 टाइप से 3 मेथड से हम लोग चार्ज कर सकते हैं। पहला है फ्रिक्शन, दूसरा है कंडक्शन और तीसरा है इंडक्शन। फ्रिक्शन में किसी दो ऑब्जेक्ट को रब किया जाता है, उनको रगड़ा जाता है, जिससे कि वो दोनों ऑब्जेक्ट चार्ज रहते हैं। दूसरे में कंडक्शन है, जिसमें एक चार्ज पार्टिकल या चार्ज ऑब्जेक्ट के कांटेक्ट में दूसरे अनचार्ज ऑब्जेक्ट को लेके आते हैं, जिससे कि वो अनचार्ज ऑब्जेक्ट भी क्या होता है? चार्ज हो जाता है। और तीसरे में इंडक्शन है, इसमें किसी भी ऑब्जेक्ट्स को एक दूसरे के कांटेक्ट में नहीं लाते हैं, बिना कांटेक्ट में लाए कि उसको चार्ज किया जाता है। तो इस तरीके से आज के इस लेक्चर में हम लोगों ने मेथड ऑफ चार्जिंग सीखा। ठीक है।
हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग क्लास 12 फिजिक्स के फर्स्ट चैप्टर इलेक्ट्रिक चार्जेज एंड फील्ड में आज हम लोग कूलम्ब्स लॉ को डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहला क्वेश्चन ये रह जाता है कि कूलम्ब्स लॉ की नीड क्यों है, हम क्यों कूलम्ब्स लॉ को पढ़ते हैं। तो इसका आंसर हम लोग इस तरह से दे सकते हैं, जैसे अभी तक हम लोगों ने ये पढ़ा था कि जब कोई भी दो चार्ज आपस में कांटेक्ट में आते हैं तो उन दोनों के बीच में एक फोर्स अप्लाई होता है, चाहे वह फोर्स रिपल्सिव हो या अट्रैक्टिव हो। अगर दोनों चार्ज से लाइक चार्जेज हैं तो रिपल्सन लगता है, और यदि अनलाइक चार्जेज हैं तो अट्रैक्शन फोर्स लगता है। ये भी हम जानते हैं कि जो फोर्स का डायरेक्शन होता है वह हमेशा उन दोनों चार्जेस को मिलाने वाली लाइन के अलॉन्ग ही होता है, चाहे वो अट्रैक्टिव फोर्स हो या रिपल्सिव फोर्स हो। तो एक्चुअल में कूलम्ब्स लॉ को हम लोग क्यों पढ़ते हैं, क्या नीड है इसकी। तो अगर मैं ये बोलूँ कि अगर किसी दो चार्ज के बीच में लगने वाला फोर्स अट्रैक्टिव है या रिपल्सिव है, बट कितने मैग्नीट्यूड का फोर्स लग रहा है तो ये बताना मुश्किल है। तो यहाँ पे हम लोग कूलम्ब्स लॉ की हेल्प से उन दोनों चार्जेस के बीच में लगने वाले अट्रैक्टिव या रिपल्सिव फोर्स के मैग्नीट्यूड को कैलकुलेट करते हैं। तो चलिए आज हम लोग देखते हैं कि कूलम्ब्स लॉ है क्या। अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, force between any two charges is directly proportional to product of magnitude of both charges and inversely proportional to square of distance between them. यहाँ पे ये कूलम्ब्स लॉ के अकॉर्डिंग आपने देखा कि इसका स्टेटमेंट क्या है। तो इसका स्टेटमेंट है कि किसी भी दो चार्ज के बीच में लगने वाला अट्रैक्शन या रिपल्सन फोर्स जो होगा उन दोनों चार्जेस के मैग्नीट्यूड के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, जबकि उन दोनों चार्जेस के बीच की जो डिस्टेंस होगी उसके स्क्वायर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो चलिए अब हम लोग यहाँ मान लेते हैं कि कोई दो चार्ज है, जैसे मान लीजिए कि पहला चार्ज फर्स्ट चार्ज Q1 है और सेकेंड चार्ज Q2 है। फर्स्ट चार्ज Q1 है और सेकेंड चार्ज Q2 है। इन दोनों के सेंटर के बीच की डिस्टेंस, यानी कि दोनों को सेपरेट किया गया है r डिस्टेंस से सेपरेट किया गया है। तब अगर इन दोनों के बीच में लगने वाला जो फोर्स होगा, फोर्स कैसा होगा, अगर ये दोनों पॉजिटिव होंगे, अगर ये दोनों पॉजिटिव होते हैं, जैसे मान लीजिए कि अगर ये भी पॉजिटिव है और ये भी पॉजिटिव है, तो इस पे लगने वाला जो फोर्स होगा उस फोर्स का डायरेक्शन कुछ इधर होगा, कुछ इस डायरेक्शन में होगा, और इस पे लगने वाला जो फोर्स होगा उसका डायरेक्शन कुछ इधर होगा, इस तरह से। यानी कि Q1 Q2 को फोर्स लगाएगा या Q2 Q1 को फोर्स लगाएगा। अगर दोनों लाइक चार्जेज हैं तो दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपेल करेंगे। या अगर दोनों ही अनलाइक चार्जेज होते हैं तो इन दोनों के बीच में जो लगने वाला फोर्स होगा, जैसे मान लीजिए कि अगर दोनों चार्ज अनलाइक है, ये Q1 है ये Q2 है, इन दोनों के बीच की सेंटर की डिस्टेंस अगर मान लीजिए कि R है, अगर ये दोनों चार्ज एक निगेटिव है और दूसरा चार्ज क्या है, पॉजिटिव है,
तो इन दोनों चार्ज के बीच में जो लगने वाला फोर्स होगा, वह लगने वाला फोर्स अट्रैक्टिव फोर्स का मतलब ये इधर लगेगा यहाँ से फोर्स, और ये इस पर इधर लगेगा। ठीक है, जैसे कि इसमें हम लोगों ने देखा ये दोनों ही क्या है, रिपल्सिव फोर्स हैं, तो ये इस तरह से फोर्स लग रहा है, एक इधर भी लग रहा है, एक इधर भी लग रहा है। सेम वैसे ही यहाँ भी फोर्स क्या लगेगा, तो यहाँ फोर्स और यहाँ फोर्स, मतलब ये दोनों क्या होंगे, अट्रैक्टिव होंगे। अब हम लोगों को कैलकुलेट करना है कि फोर्स का मैग्नीट्यूड कितना है, तो इन्हीं फोर्सेस के मैग्नीट्यूड को कैलकुलेट करने के लिए हम लोग कूलम्ब्स लॉ का स्टडी करते हैं। आपने यहाँ पे देखा कि अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन ऑफ द कूलम्ब्स लॉ, जो फोर्स है इन दोनों चार्जेस के मैग्नीट्यूड के प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। जैसे मान लेते हैं कि लेट Q1 एंड Q2 और any two charges separated at distance r, therefore force between them, अब ये जो फोर्स है चाहे अट्रैक्टिव हो या रिपल्सिव हो, कुछ भी हो सकता है, फोर्स बिटवीन देम एफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, ये डायरेक्ट प्रोपोर्शनल का साइन है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या हो जाएगा, के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 इंटू Q2, यानी कि इन दोनों चार्जेस का मैग्नीट्यूड, स्मॉल q यूज किया गया है, तो स्मॉल Q1 इंटू स्मॉल Q2, एंड ये कह रहा है कि इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर्स ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम एंड एफ प्रोपोर्शनल टू 1/r², क्योंकि यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इन दोनों चार्जेस के बीच की डिस्टेंस कितनी है, स्मॉल आर है। अब इन दोनों यदि रिलेशन को हम लोग मर्ज करें, एक साथ लें, तो देयरफॉर एफ प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2/r², ये बन जाएगा। प्रोपोर्शनलिटी साइड को यदि इक्वल टू में चेंज किया जाए या प्रोपोर्शनलिटी साइड को हटाएं, यहाँ पे कांस्टेंट का यूज किया जाता है, वो कांस्टेंट होता है क्या, के से हम लोग डिनोट करते हैं, और एफ इक्वल टू हो जाएगा के इंटू Q1 Q2/r²। इसी को हम लोग कहते हैं कूलम्ब्स लॉ। क्या कहा जाता है, ये कूलम्ब्स। हाँ बेटा, तो यहाँ पे हम लोग ये देख रहे थे कि जो फोर्स है, फोर्स कितना हो जाएगा, तो इन दोनों चार्ज के बीच में लगने वाले फोर्स का मैग्नीट्यूड एफ इक्वल टू के इंटू Q1 Q2/r² के इक्वल होता है। अब यहाँ पे के क्या है, तो के एक कांस्टेंट है, हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पे वेयर के इज कांस्टेंट एंड नोन एज इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट, इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट, इसको इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट के नाम से जाना जाता है। ठीक है, अच्छा, के की जो वैल्यू होती है एंड के इक्वल टू, ये होता है 1/4πε0, 1/4πε0, और इसकी जो वैल्यू होती है वो कितनी होती है, तो 9 × 10⁹, 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। ये के की ये वैल्यू है और ये इसकी यूनिट है, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। कैसे आया ये, तो देखो बेटा, यहाँ पे फोर्स है, फोर्स का यूनिट न्यूटन, ये आर है, डिस्टेंस है, डिस्टेंस को मीटर में यानी मीटर का स्क्वायर, तो इसको इधर भेज देंगे तो ये हो जाएगा मीटर स्क्वायर। Q1 इंटू Q2, ये दोनों चार्ज है, तो दोनों का एसआई यूनिट कितनी हो जाएगी, कूलम इंटू कूलम, तो कूलम का स्क्वायर ये इसके डायमीटर में आ जाएगा, तो न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर किसका हो गया, तो के की एसआई यूनिट हो गई। अब इसमें जो ये एप्सिलॉन नॉट है, ये क्या है, एंड एप्सिलॉन नॉट इज द permittivity of free space, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस या फ्री स्पेस की परमिटिविटी कहा जाता है, और जो इसकी वैल्यू होती है एंड एप्सिलॉन नॉट इक्वल टू, ये होता है
0.85 इंटू 10⁻⁻12 और इसकी जो SI यूनिट होगी जस्ट इसकी उल्टी होती है, मतलब ये हो जाएगा कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। ये जो है यह एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू है 8.85 इंटू 10⁻⁻12 कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। तो बेटा अभी तक जो भी आप लोगों ने देखा ये क्या है, यह कूलम्स लॉ है और इस कूलम लॉ की हेल्प से हम लोग क्या कैलकुलेट करते हैं, तो किसी भी दो चार्जेस के बीच में लगने वाला जो फोर्स होता है उसके मैग्नीट्यूड को कैलकुलेट करते हैं। अब यहाँ पे एक चीज़ और आपको समझना है, जैसे यहाँ पे ऑलरेडी मैंने उसको दिखा दिया है कि इन दोनों चार्जेस के बीच में जो लगने वाला फोर्स होगा अगर रिपल्सिव है तो इन दोनों चार्जेस के सेंटर को मिलाने वाली लाइन के एलॉन्ग ही क्या लगेगा, एलॉन्ग ही फोर्स लगेगा। अब ये नहीं कि अगर इन दोनों चार्जेस को मिलाने वाली लाइन ऐसी है तो यह फोर्स कहीं इधर लगेगा, नहीं इधर लगेगा, नहीं, यह हमेशा इसी की सीध में लगेगा, चाहे यह रिपल्सिव हो या ये दोनों अट्रैक्टिव हो। अगर अट्रैक्टिव होते हैं तो भी इन दोनों चार्जेस को मिलाने वाली लाइन के एलॉन्ग ही लगने वाला है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि फोर्स कैसे अप्लाई होता है, मतलब फोर्स का डायरेक्शन क्या होता है। तो फोर्स का डायरेक्शन यदि पूछा जाता है तो आप लोगों का यही आंसर होना चाहिए कि फोर्स का डायरेक्शन उन दोनों चार्जेस के मिलाने वाली लाइन के एलॉन्ग होगा। अगर रिपल्सिव होगा तो आउटवर्ड होगा, अगर ये अट्रैक्टिव होगा तो इनवर्ड होगा। ठीक है बेटा, तो इस वीडियो में हम लोगों ने कूलम्स लॉ के बारे में डिस्कस किया। कूलम्स लॉ को हमने ऐसे बताया कि कूलम्स लॉ किसी दो चार्जेस के बीच में लगने वाले फोर्स के मैग्नीट्यूड को कैलकुलेट करने के लिए हेल्प करता है और इसके अकॉर्डिंग किसी दो चार्जेस के बीच में लगने वाला फोर्स उन दोनों चार्जेस के मैग्नीट्यूड के प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, जबकि उन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस होती है उसके स्क्वायर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है, तो इस तरह से F इक्वल टू के Q1 Q2 अपान में R स्क्वायर, जहाँ पे K एक इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट है, इसकी वैल्यू 1/4 एप्सिलॉन नॉट होती है, जो न्यूमेरिकल रूप में के 9 इंटू 10⁻9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर के बराबर होती है। और इसमें जो एप्सिलॉन नॉट है, एप्सिलॉन नॉट ये फ्री परमिटिविटी ऑफ द फ्री स्पेस, या इसको हम एयर के लिए भी यूज करते हैं या एयर के लिए, ये परमिटिविटी होती है जिसकी वैल्यू 8.85 इंटू 10⁻⁻12 कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर होती है। ठीक है बेटा, तो इस क्लास में बस इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग इसी कूलम्स लॉ का वेक्टर फॉर्म डिस्कस करेंगे। ओके।